हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। आज है 23 जून 2024 और आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 23 जून 2024 से बने हुए हैं और ये क्वेश्चंस आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको बेनिफिट लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सबसे पहला प्रश्न होता है वो अगर उस दिन कोई ना कोई दिवस होता है तो उस दिवस से संबंधित क्वेश्चन लिया जाता है। तो आज भी जो पहला क्वेश्चन है हमारा दिवस से संबंधित ही है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में 22 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो 22 जून है इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सेकंड ऑप्शन है विश्व वर्षा वन, थर्ड ऑप्शन है जल दिवस और फोर्थ ऑप्शन है जैव विविधता दिवस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 22 जून को विश्व वर्षा वन मनाया जाता है। विश्व वर्षा वन दिवस जो है वो 22 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो भी ये 21 जून को मनाया गया योग दिवस। इसके बारे में हमने अपने वीडियो में बताया भी हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह 21 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं अगर जल दिवस की, तो जो जल दिवस है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। जो जल दिवस है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 जून वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे या विश्व वर्षा वन दिवस, विश्व वर्षा वन दिवस या वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे या वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, ये कब मनाया जाता है? ये 22 जून को मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो हर साल 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रेन फॉरेस्ट के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो हमारे पृथ्वी पर जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो वर्षा वन पाए जाते हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके महत्व के बारे में बताने के लिए, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाना और कैसे हम उनकी सुरक्षा कर सकें, कैसे हम इनके महत्व के बारे में लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, इन सभी बातों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस या वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आरबीआई से प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए मंजूरी मिली? यानी कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे प्रीपेड वॉलेट बिजनेस, यानी कि जो वॉलेट होता है, जो प्रीपेड वॉलेट होता है, उससे बिजनेस शुरू करने के लिए मंजूरी मिली है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रोजन डॉर्क, सेकंड ऑप्शन है गोइबो, थर्ड ऑप्शन है जुपिटर और फोर्थ ऑप्शन है ओरेकल क्लाउड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जुपिटर जो कि प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने जा रहा है। तो इस जुपिटर को आरबीआई के द्वारा मंजूरी मिल गई है प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए। आगे बात करते हैं, जुपिटर मनी को प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। यह नई पेशकश ग्राहकों को जुपिटर प्रीपेड खाते के माध्यम से यूपीआई भुगतान, धन विन्यास और अन्य लेन देन करने की सुविधा प्रदान करेगी। यानी कि जो यह आरबीआई के द्वारा जो मंजूरी दी गई है, इसके द्वारा क्या होगा कि अगर जुपिटर के द्वारा अगर आप प्रीपेड खाता खोलते हैं या जुपिटर प्रीपेड खाता है आपके पास, तो इसके द्वारा आप यूपीआई भुगतान भी कर पाएंगे, यानी कि आप यूपीआई का लाभ ले पाएंगे। धन विन्यास, यानी कि धन का जो लेन देन होगा आप वो कर पाएंगे, विभिन्न प्रकार के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे आप उन ट्रांजैक्शनों को कर पाएंगे। तो इन सभी के बारे में जो मंजूरी है वो आरबीआई ने दे दी है। तो किसके लिए? प्रीपेड जो वॉलेट बिजनेस है ये शुरू करने के लिए जुपिटर मनी को आरबीआई के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने? पवन कल्याण को तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, साउथ के बहुत ही अच्छे जाने माने एक्टर भी हैं और एक अच्छे राजनेता भी हैं। तो इनको हाल ही में किस राज्य का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? कई सारे मूवी भी देखी होंगी आपने पवन कल्याण की। तो अभी ये
किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री किसे बना दिया गया है? पवन कल्याण को बनाया गया है। तो जो पवन कल्याण है इनको आंध्र प्रदेश का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जनसेना प्रमुख यानी कि इनकी जो पार्टी है जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को, ये मतलब जनसेना इनकी जो पार्टी है इनके ये प्रमुख हैं पवन कल्याण, तो इनको 14 जून को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित कदम के तहत उप मुख्यमंत्री नामित किया है। यानी कि इनकी पार्टी का नाम पूछ लिया जाएगा, जनसेना जो इनकी पार्टी है तो उसके ये प्रमुख हैं पवन कल्याण, और इनको ही 14 जून को आंध्र प्रदेश की सरकार जो द्वारा यानी कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री इनको बना दिया गया है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, जिनका पूरा नाम है नारा चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है, अभी हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि इसकी राजधानी बदल दी गई है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वह अमरावती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने की सहमति जताई है? यानी कि जो G7 ग्रुप है, G7 के जो देश हैं, उन G7 के जो देश हैं उन्होंने किस देश को $50 बिलियन डॉलर का लोन देने की सहमति जताई, यानी कि लोन देने के लिए अप्रूवल कर दिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मनीला, सेकंड ऑप्शन है इजराइल, माफ कीजिएगा यहाँ पे इजराइल होगा, थर्ड ऑप्शन है यूक्रेन और फोर्थ ऑप्शन है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि यूक्रेन को G7 देशों ने $50 बिलियन लोन देने के लिए सहमति जताई है, यानी कि इनको लोन अब दे दिया जाएगा यूक्रेन को। यूक्रेन आप जानते ही हैं, यूक्रेन और रूस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, तो उसमें यूक्रेन को काफ़ी सारी हानि हुई है, चाहे जिस भी कैटेगरी में आप ले लें, चाहे जिस भी तरीके से ले लें, उन सभी कैटेगरी में यूक्रेन को हानि हुई है। और अगर आप किसी भी वॉर में इन्वॉल्व हैं तो आपको उसके लिए आपके पास बैकग्राउंड यानी कि जो भी पैसे होते हैं उनसे आपको मजबूत होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो यूक्रेन है इसने G7 देशों से सहायता मांगी थी कि $50 बिलियन का लोन उन्हें दे दिया जाए। तो जो G7 के जो देश हैं उन्होंने सहमति भी जता दी है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है कि यूक्रेन को वो $50 बिलियन का लोन देंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो G7 देशों ने यूक्रेन को $50 बिलियन लोन देने पर सहमति जताई है, यानी कि इनको लोन दे दिया जाएगा। यह राजनीतिक जो समझौता है, यानी कि यह जो लोन देने का जो समझौता है, लोन देने की जो बात है, यह दक्षिणी इटली में G7 नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान हुआ। यानी कि जो G7 के नेता यानी कि G7 के जो मेंस नेता होते हैं, उनके एक वार्षिक शिखर सम्मेलन वहाँ पर आयोजित किया गया था इटली में, इटली के जो दक्षिणी इटली है वहाँ पर। तो वहीं पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जो थे व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने भाग भी लिया था, वहाँ पर ये गए हुए थे। तो इन्होंने जितने भी बाहर के जो रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे G7 के ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे इन्होंने बात की और इन्होंने लोन लेने की जो बात है वो बात चलाई, तो उन्होंने अप्रूवल भी कर दिया। तो बात करते हैं अगर यूक्रेन की, तो यूक्रेन की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन हैं, और इन्होंने ये जो G7 की जो समिट हुई, शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसमें इन्होंने लगातार दूसरे साल भाग लिया हुआ है, यानी कि पिछले साल भी इन्होंने वहाँ पर जाकर के भाग लिया हुआ था और इस बार भी ये वहाँ पर गए हुए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? यानी कि जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो भेजा गया था, चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन भेजा गया था, उस मिशन के जो डायरेक्टर थे उनका भी हाल में निधन हुआ। वो कौन थे, उनका नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दिलीप अवस्थी, सेकंड ऑप्शन है श्रीनिवास हेगड़े, थर्ड ऑप्शन है सुबोध कुमार और फोर्थ ऑप्शन है गुलाब चंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि जो डायरेक्टर चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे श्रीनिवास हेगड़े, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बात करते हैं, आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, आर्टिकल में भी देख सकते हैं, इन्होंने चंद्रयान फर्स्ट मिशन के ये डायरेक्टर थे और इनका नाम था चंद्र हेगड़े, यानी कि इनका नाम था श्रीनिवास हेगड़े, और ये चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर थे श्रीनिवास हेगड़े। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, नाम था इनका श्रीनिवास हेगड़े, और ये चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर थे और हाल ही में इनका भी निधन हो गया है।
बात करते हैं भारत के पहले चंद्रयान मिशन फर्स्ट ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की पथ प्रदर्शक खोज की थी। यानी कि जो चंद्रयान मिशन फर्स्ट भेजा गया था तो इस मिशन ने क्या कुछ हासिल किया था, तो उसमें इन्होंने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की पथ प्रदर्शक खोज की थी। यानी चंद्रमा पर पानी का जो पता है उसको इसने पता लगाया था चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने कि वहाँ पर पानी है, क्योंकि वहाँ पर पानी के कुछ अणुओं के अणु मिले थे, या पानी के कुछ वहाँ पर कह सकते हैं ऐसे साक्ष्य मिले थे जिनसे ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर पानी की खोज हुई थी या वहाँ पर पानी पाया जाता है। बात करते हैं भारत का जो पहला चंद्रयान मिशन था, ये चंद्रयान फर्स्ट, ये PSLV C11 लॉन्च व्हीकल से, यानी कि किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C11 लॉन्च व्हीकल से 22 अक्टूबर 2008 को SHAR श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यानी कि कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से। इनका किससे लॉन्च किया गया था, इसका लॉन्च व्हीकल क्या था, तो PSLV यानी कि PSLV C11 ये इसका लॉन्च व्हीकल था, और ये 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट मिशन। और इसके डायरेक्टर कौन थे, श्रीनिवास हेगड़े, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास यानी कि मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, और फोर्थ ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो भारत है यह बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जो तरंग शक्ति है इसकी मेजबानी करने वाला है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स IAF, इंडियन एयरफोर्स इस अगस्त यानी कि अगस्त महीने में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 को आयोजित करेगा। और यह जो अभ्यास है यह 2 चरणों में होगा, और ये कि यह मल्टीनेशनल यानी कि ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसीलिए इसमें बहुत सारे देश जो होंगे वो शामिल होंगे, वो हिस्सा लेंगे। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास है जो कि भारत में ये पहली बार भारत में आयोजित होने वाला है, और यह अगस्त महीने में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। यानी कि जो एक्सरसाइज रेड फ्लैग है 2024 इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है USA, और फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि USA में। USA में कहाँ, तो USA में अलास्का में। तो जो एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 है इसका दूसरा संस्करण USA के अलास्का में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी 4 जून से 14 जून 2024 तक संयुक्त राज्य वायुसेना के एलिएशन एयरफोर्स बेस अलास्का में आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। यानी कि भारत की वायुसेना जो थी उसने इसमें भाग लिया। 4 जून से 14 जून 2024 तक इसमें भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया, और यह एल्सन एयरफोर्स बेस जो कि अलास्का में है वहां पर आयोजित किया गया है। भारत के अलावा अगर बात करते हैं तो भारत के अलावा सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड की वायुसेना ने भी इस अभ्यास में यानी कि जो रेड फ्लैग अभ्यास है इसमें इन्होंने भाग लिया। भारत के अलावा कौन कौन से देश थे, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड, इन सभी की वायुसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन बना। यानी कि डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा बन गया है। डीप सी का मतलब क्या होता है कि जो समुद्र होती है उसकी गहराई में जा करके विभिन्न प्रकार की वहाँ पर खोज करना, वहाँ पर क्या कुछ पाया जाता है, क्या कुछ अमूल्य धरोहरें वहाँ पर पाई जाती हैं, क्या कुछ खनिज पदार्थ मिल सकते हैं, क्योंकि जो समुद्र होता है समुद्र के तलहटी से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की भी तो प्राप्ति होती है, गैसों की भी प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के खनिजों को या और भी कई प्रकार की जो भी समुद्र के अंदर वस्तुएं पाई जाती हैं उन सभी के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए एक डीप सी मिशन किया गया। तो डीप सी मिशन करने वाला कौन सा देश है जो छठा देश बना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इटली, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है रूस और फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो भारत है यह डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बन गया है।
आगे अगर हम बात करते हैं तो भारत अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बन गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक हालिया बैठक के दौरान इस मिशन की प्रगति पर गर्व और खुशी व्यक्त की। यानी कि इस बताया गया कि जो भारत है इसने भी डीप सी मिशन सफलतापूर्वक कर लिया है और ये ऐसा करने वाला छठा देश बन गया है। ये ऐसा किसने बताया? तो जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने दिल्ली में एक बैठक आयोजित की और उस बैठक के दौरान इसका इन्होंने जिक्र किया। तो इन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से हम लोग डीप सी मिशन में सफलता प्राप्त किए हुए हैं और वहाँ पर जो कुछ भी उद्देश्य प्राप्त करने थे उन सभी उद्देश्यों को हमने प्राप्त किया है और विभिन्न प्रकार के जो भी खनिज पदार्थ होती हैं या जो कुछ भी वहाँ पर वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं उन सभी के बारे में गहन अध्ययन के लिए हमने डीप सी मिशन किया हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 है वह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में से कवर किया हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है। तो ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकेंड ऑप्शन है श्रीनगर, थर्ड ऑप्शन है अहमदाबाद और फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि 21 जून को आयोजित किया गया। आगे हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने श्रीनगर में डल झील के किनारे SKICC हॉल में 7000 से ज़्यादा लोगों के साथ इन्होंने योग किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर में कहाँ पर योग किया? तो डल झील के किनारे जो SKICC हॉल है वहाँ पर 7000 से अधिक लोगों के साथ इन्होंने योग किया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये प्रत्येक वक्त 21 जून को मनाया जाता है और इसके मनाए जाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि किस प्रकार से हम अपने समाज में या देश में या वर्ल्ड में जो योग है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों को योग के बारे में, योग के क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो यही उद्देश्य होता है योग दिवस मनाने का। और योग दिवस मनाने की जो बात है यह भारत के द्वारा ही, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही UN में इसका प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। बात करते हैं कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इसकी इस वर्ष की थीम है, 2024 की थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वयं और समाज के लिए योग, ये हिंदी में है और इंग्लिश में बात की जाए तो योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि स्वयं और समाज के लिए योग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और लास्ट अंतिम प्रश्न है, हाल ही में नॉटिंघम ओपन का खिताब किसने जीता? यानी कि नॉटिंघम ओपन जो प्रतियोगिता आयोजित की गई उसका खिताब किसने जीत लिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अर्नोल्ड जेम्स, सेकंड ऑप्शन है कैटी बोल्टर, थर्ड ऑप्शन है आर्यन बनर्जी और फोर्थ ऑप्शन है डेनियल नेस्टर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो कैटी बोल्टर हैं इन्होंने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीत लिया है। बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटी बोल्टर को, इन्होंने नॉटिंघम का जो अवार्ड है वो जीता हुआ है। आगे हम बात करते हैं, कैटी बोल्टर ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता। यानी कि उपविजेता कौन रही? तो उपविजेता रही कैरोलिना प्लिस्कोवा, जिसको इन्होंने कैटी बोल्टर ने हरा करके फर्स्ट खिताब जीत लिया है। विश्व की 21वें नंबर की खिलाड़ी हैं कैटी बोल्टर। इन्होंने पूर्व की नंबर 1 खिलाड़ी, यानी कि जो कैरोलिना प्लिस्कोवा हैं ये नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी हैं, इनको हराकर इन्होंने नॉटिंघम ओपन का खिताब हासिल किया है। नॉटिंघम ओपन का खिताब इन्होंने किसको हरा के जीता? तो कैरोलिना प्लिस्कोवा को जीता। ये नंबर 1 की खिलाड़ी रह चुकी हैं और जो कैटी बोल्टर हैं ये वर्तमान में विश्व की 21वें नंबर की खिलाड़ी हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो कैटी बोल्टर ने फाइनल में प्लिस्कोवा को 4-6, 6-3
और 6-2 से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंतर से इनको हराया है। नॉटिंघम बॉटलर का यह तीसरा करियर खिताब है और इस सीजन का दूसरा खिताब है, यानी कि पूरे करियर की अगर बात की जाए तो ये तीसरा खिताब है और इस सीजन की बात की जाए तो इस सीजन का इनका यह दूसरा खिताब है। वह सैन डियागो के हार्ड कोर्ट पर साल का अपना पहला मैच जो है वो जीत चुकी है, यानी कि इनका जो पहला मैच है वो सैन डियागो के हार्ड कोर्ट पर था और इसको उन्होंने जीत लिया था और ये इस वर्ष का या इस सीजन का इनका दूसरा खिताब जीता हुआ इन्होंने। कौन सा? नॉटिंघम का इन्होंने जो खिताब है या जीता हुआ है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये वीडियो आपके द्वारा आपके लिए बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को इकट्ठा करके बनाई जाती है, ताकि आने वाला कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें करंट अफेयर्स टॉपिक अगर पूछा जाता है तो कोई भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे, वो सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली किसी भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो आप अपना प्यार इस वीडियो पर जरूर बनाए रखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।